हेलो फ्रेंड, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो हार्ट पेशेंटों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। या ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनका बीपी बढ़ता है या घटता है, उन पेशेंटों के लिए या उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को सभी लोगों को देखना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है या जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होती है, तो जितने भी हार्ट पेशेंट है या जिनका बीपी बढ़ता है या घटता है, उनको बहुत ही दिक्कत आती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो ऐसा क्यों होता है कि हार्ट पेशेंटों को या जिनका बीपी बढ़ता है या घटता है, उनको सर्दियों में बहुत दिक्कत क्यों आती है? उनके सीने में या हार्ट साइड उनको हमेशा दर्द बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी के चलते हार्ट पेशेंट यानी कि हार्ट अटैक के केस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए अब हम इसी पे बात करते हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे हॉस्पिटलों में हार्ट अटैक के केस भी बढ़ रहे हैं। हार्ट किसी किसी का बीपी भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी का बीपी कम हो रहा है। तो ये हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आज हम इसी पे लेकर डिस्कस करेंगे और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचने के कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे, उसकी वैल्यू भी देखेंगे कि कब बीपी बढ़ता है, किसको नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं, किसको हाई वैल्यू हाइपरटेंशन वैल्यू बोलते हैं, किसको हाइपोटेंशन वैल्यू बोलते हैं, कब बीपी बढ़ने लगता है, कब बीपी घटने लगता है। तो इसी को लेके आज हम इस वीडियो को आपके लिए लाए हैं। चलिए अब हम देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ये जो है ब्लड प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ये मेडिकल यानी कि हॉस्पिटलाइज ब्लड प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। यानी कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर जो है हमारा 120/80 यानी कि 120/80 जो mmHg होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जो हमें नॉर्मल देखना है, जनरली हॉस्पिटल में जो देखा जाता है, ये जो डॉक्टर जिसको देखते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि हमें अपना खुद का ब्लड प्रेशर अगर घर पे भी चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? डॉक्टर कैसे चेक करते हैं ब्लड प्रेशर? कैसे बताते हैं कि इसका बढ़ा हुआ है? कैसे बताते हैं कि ब्लड प्रेशर इसका कम है या नॉर्मल है? कैसे ये सब देखते हैं। उसी को लेके आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें ऐसे हम देख पा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ये हॉस्पिटलाइज ब्लड प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। यानी कि जो डॉक्टर देखता है उसी से हमने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर जैसे कि हम जानते हैं कि एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जैसे कि ऊपर की वैल्यू को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं हम डायस्टोलिक। जैसे कि यहाँ पे बुक्स में बहुत जगह देखा होगा हमने कि 120/80 mmHg। ठीक, तो इसी को हम आज अच्छे से बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सबसे पहले ये समझिए सिस्टोलिक होता क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे बोलते हैं जो हार्ट के द्वारा या हार्ट से पंप किया हुआ ब्लड जो बॉडी में आता है, यानी कि कितने प्रेशर से हार्ट से ब्लड बॉडी में आ रहा है, उसे सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और कितने प्रेशर से बॉडी से हार्ट में ब्लड जा रहा है, उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। यानी कि समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे बोलते हैं हम जब हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है। यानी कि हार्ट से जब बॉडी में ब्लड जाता है तो वो किस प्रेशर से जाता है, उसे बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ पा रहे हैं ना? और बॉडी से इम्प्योर ब्लड कितने प्रेशर से हार्ट में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी यूनिट जो होती है mmHg में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम समझ पा रहे हैं ना कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि हार्ट से बॉडी में कितने प्रेशर से ब्लड बॉडी में जा रहा है, उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक। और कितने प्रेशर से बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में जा रहा है, उसे बोलते हैं हम डायस्टोलिक। समझ पा रहे हैं ना? ये हमारी यूनिट है mmHg में हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहीं पर भी जाके किसी भी हॉस्पिटल में चेक कराएंगे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज हमें ये देखनी होगी 90 से 140। अगर सिस्टोलिक आ रहा है, सिस्टोलिक 90 से 140 आ रहा है, तो ये नॉर्मल
वैल्यू में आएगा। और डायस्टोलिक अगर 60 से 90 की रेंज में आएगा तो डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज में माना जाएगा, यानी कि ये जो है नॉर्मल बीपी रेंज है। यानी कि किसी का भी अगर बीपी इस रेंज में आता है, सिस्टोलिक अगर 90 से 140 के बीच में आ रहा है तो जो है नॉर्मल माना जाएगा, और डायस्टोलिक 60 से 90 के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। यानी कि 90 to 60 सिस्टोलिक दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सिस्टोलिक, एंड 60 to 90 वैल्यू डायस्टोलिक वैल्यू दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डायस्टोलिक वैल्यू। यानी कि इसको जो है हम नॉर्मल रेंज में कैलकुलेट करेंगे, और इसी से ही डॉक्टर कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में जाना इसी वैल्यू को ही फॉलो करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आप, इसी वैल्यू को ही फॉलो करना पड़ता है हर डॉक्टर को। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एक दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि कैसे किसका किसी पेशेंट का कितना आ रहा है। मान लिया कि कोई भी पेशेंट है, एग्जाम्पल माना किसी पेशेंट का 120/80 mmHg आ रहा है, तो यानी कि सिस्टोलिक इसका कितना आ रहा है 125। होना कितना चाहिए 90 से 140 के बीच में है, यानी कि सिस्टोलिक नॉर्मल है। और डायस्टोलिक 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, 80 आ रहा है, यानी कि डायस्टोलिक भी नॉर्मल आ रहा है। तो यानी कि ये इट इज नॉर्मल बीपी, यानी कि ये भी बीपी नॉर्मल माना जाएगा, यानी कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नॉर्मल आ रहा है। अब दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी पेशेंट का सिस्टोलिक जो है 130 आ रहा है और डायस्टोलिक जो है 90 आ रहा है। तो ये देखिए सिस्टोलिक की रेंज क्या है 90 से 140 है, तो 130 आ रहा है, बिल्कुल उसी के बीच में 90 से 140 के बीच में, ये भी नॉर्मल है। और डायस्टोलिक देखिए 60 से 90 के बीच में आ रहा है, हाँ 90 आ रहा है, तो ये भी बीपी नॉर्मल है। अब इस पर देख लीजिए किसी पेशेंट का अगर 135 सिस्टोलिक आ रहा है 135 और डायस्टोलिक आ रहा है 88, यानी कि सिस्टोलिक 135 यानी कि 90 से 140 के बीच में आ रहा है, ये भी नॉर्मल है। डायस्टोलिक 60 से 90 के बीच में आ रहा है, यानी कि डायस्टोलिक 88 आ रहा है, 60 से 90 के बीच में, ये भी नॉर्मल है। यानी कि ओवरऑल हमारा जो बीपी है किसी भी पेशेंट का जिसका ये आ रहा है उसका बीपी नॉर्मल है, ठीक है, उसको कोई भी दवा रेफर नहीं की जाएगी। अब ये भी देखिए, अब जैसे 110 आ रहा है सिस्टोलिक जैसे ये बोलते हैं हम ऊपर वाला, सिस्टोलिक 110 आ रहा है, ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है 90 से 140, यानी कि उसी के बीच में आ रहा है, ये भी नॉर्मल है। डायस्टोलिक देखिए 60 से 90 की रेंज में आना चाहिए, 65 आ रहा है, यानी कि नॉर्मल है। तो यानी कि ओवरऑल इट इज़ नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी। यानी कि किसी भी पेशेंट का, एक पेशेंट का इतना आ रहा है, एक पेशेंट कितना आ रहा है, एक पेशेंट कितना आ रहा है, एक पेशेंट कितना आ रहा है, यानी कि इन सारे पेशेंटों का बीपी नॉर्मल है, यानी कि इस केस में कोई भी दवा नहीं देना होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना कि किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी हम जो बीपी कैलकुलेट करते हैं वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में करते हैं। सिस्टोलिक हम देखते हैं 90 से 140 के बीच में, यानी कि इस प्रेशर से हार्ट से ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है, इस प्रेशर से जाता है। और डायस्टोलिक 60 से 90 यानी कि 60 to 90 mmHg से हार्ट क्या ना बॉडी से हार्ट में ब्लड, इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा है, इस प्रेशर से आता है, ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर इसके नीचे जाता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। चलिए उसको भी हम आगे देखते हैं कैसे हम देखते हैं। अब देखिए ये तो नॉर्मल वैल्यू थी, ये सारी की सारी नॉर्मल वैल्यू थी, हॉस्पिटलाइज वैल्यू है, इसे अच्छे से माइंड में सेव कर लें, इससे ही आप घर पे भी कभी भी किसी भी टाइम आप अपना जो है बीपी चेक कर सकते हैं। अब देखिए एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल बीपी, ठीक है, एबनॉर्मल बीपी देखिए, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी, ठीक है ना। अगर आपका 85 आ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आ रहा है आपको 55, यानी कि यहाँ देखिए आप सिस्टोलिक ये है, सिस्टोलिक आना कितना चाहिए 90 से 140 के बीच में और आ रहा है 85, यानी कि इस रेंज से नीचे आ रहा है। और डायस्टोलिक देखिए 60 से 90 के बीच में आना चाहिए, यहाँ आ रहा है 55, यानी कि यहाँ पे भी कम आ रहा है 5 और यहाँ पे भी कम आ रहा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेंशन। यहाँ बीपी हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बीपी इस बीपी को, ऐसे बीपी को क्या बोलेंगे जब वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम आए तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब देखिए हाइपरटेंशन कैसे बोलते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सिस्टोलिक 90 से 140 होना चाहिए और यहाँ सिस्टोलिक कितना आ रहा है 150 आ रहा है, और यहाँ डायस्टोलिक 60 से 90 के बीच में आना चाहिए, यहाँ 95 आ रहा है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आए उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि इस केस में बीपी बढ़ा हुआ है और इस केस में हाइपोटेंशन के केस में बीपी घटा हुआ है नॉर्मल वैल्यू से, और हाइपरटेंशन के केस में बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। यानी कि इस केस में पेशेंट को घबराहट होगी और भी तरह तरह के सीने में दर्द होगा या फिर नाक से ब्लड भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है,
तो सबसे ख़ास बात यह है कि हमें नॉर्मल वैल्यू को लेकर चलना है। अगर ऊपर जा रहा है तब भी देखना है, नीचे जा रहा है तब भी देखना है। नॉर्मल वैल्यू से हमें नॉर्मल वैल्यू में ही रहना है। अगर ऊपर जाते हैं तब भी दिक्कत होगी, घबराहट होगी, कुछ भी हो सकता है। और हाइपोटेंशन के केस में भी कुछ भी हो सकता है, घबराहट होगी, कुछ भी होगी। अब हम जैसे कि जानते हैं कि जैसे बीपी किसी का कम आता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम जैसे नमक का घोल दे देते हैं। ठीक है, जनरली हम नमक का गोली देते हैं उसको, तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। घबराहट होने लगती तो उसको हम जनरली हम उसको बीपी मेंटेन करने के लिए उसे हम नमक का घोल देते थे। ये केस हाइपोटेंशन का केस हमें कब आता है? हाइपोटेंशन का केस हमें जनरली गर्मियों में देखने को मिलता है। क्योंकि गर्मियों में होता क्या है कि हमारी बॉडी से पानी क्या नाम पसीना वगैरह निकलता रहता है, तो इससे हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट रिलीज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट रिलीज हो जाएंगे पसीने के थ्रू, उसको पसीने को तो हम रोक नहीं सकते, तो इलेक्ट्रोलाइट पसीने के थ्रू हमारे रिलीज हो जाएंगे तो बीपी कम हो जाता है। तो उस केस में हम कहते हैं जनरली कि नमक का पानी पीते रहना चाहिए गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में तो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हाइपर टेंशन, यानी कि बीपी बढ़ता ज़्यादा है। अब वो बीपी बढ़ता क्यों है ज़्यादा, उसकी वजह भी है, इसको भी हम अभी आगे देखेंगे कि हाइपर टेंशन का केस होता क्यों है। हाइपर टेंशन का केस होता क्यों है, यानी कि सर्दियों में हाइपर टेंशन प्रॉब्लम क्यों आती है और गर्मियों में हाइपर टेंशन प्रॉब्लम क्यों आती है, इन दोनों को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे एबनॉर्मल वैल्यू देख ली, हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन। अगर नॉर्मल वैल्यू से हमारा बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, और नॉर्मल वैल्यू से अगर हमारा बीपी कम आ रहा है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। इतना तो हम समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी देखिए। अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी। स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी, स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी में देखिए बहुत कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पे बुक्स में जनरली ये वैल्यू दे रखी होती है 120/80 mmHg, लेकिन कोई इसको बताता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जनरली सभी लोग इसी को नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। अरे नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन हर पेशेंट का इतना ही नॉर्मल, जो पेशेंट नॉर्मल होगा उसका इतना नहीं आता है। उसका 90 से 140 के बीच में आता है सिस्टोलिक, ठीक है, और डायस्टोलिक उसका 60 से 90 के बीच में आता है, और बुक्स में ओनली इतना ही लिखा होता है। तो ये बताता नहीं है कोई ये है क्या। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि इतना अगर किसी पेशेंट का बीपी आता है, किसी भी पर्सन का इतना बीपी आता है, तो उसको फ्यूचर में कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी की शिकायत नहीं होगी, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इतना बीपी किसी का भी आता है। इसका ये कहने का मतलब है 120/80 बुक्स में जो लिखा होता है उसका ये मतलब है स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी। ये बीपी की स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी का भी इतना बीपी आता है 120/80, तो उसको फ्यूचर में कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होगी, या उसको फ्यूचर में कभी बीपी की शिकायत नहीं होगी। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्री हाइपोटेंशन बीपी, प्री हाइपरटेंशन बीपी, प्री हाइपरटेंशन बीपी का क्या मतलब है। जैसे कि हमने सिस्टोलिक देखा था, सिस्टोलिक जो है 90 से 140 था, और डायस्टोलिक 60 से 90 था। ये हमने यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पे सिस्टोलिक हमने 90 से 140 देखा था और डायस्टोलिक 60 से 90 देखा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि 120 से 140 अगर जा रहा है तो प्री हाइपरटेंशन है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 80 से 90 जा रहा है। तो ये जो है 120 से 140 के बीच में, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो दे रखी है 120, और ये 120 से 140 के बीच में अगर किसी का बीपी जाता है तो ये प्री हाइपरटेंशन है। और 80 से 90 के बीच में, यहाँ 80 दे रखा है, यहाँ 80 से 90, वहाँ हमने 60 से 90 दे रखा था, वो नॉर्मल वैल्यू थी। तो ये 80 से 90 अगर किसी का भी जा रहा है बीपी, तो ये प्री हाइपरटेंशन के स्टेज में आता है। यानी कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम कभी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का अगर 120 से 140 सिस्टोलिक आ रहा है और 80 से 90 डायस्टोलिक आ रहा है, तो ऐसे लोगों को या ऐसे पेशेंटों को जिनका बीपी इतना आता है 120 से 140 के बीच में सिस्टोलिक आ रहा है और 80 से 90 के बीच में डायस्टोलिक आ रहा है, तो ऐसे लोगों के केस में उसको फ्यूचर में कभी भी
बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बीपी अगर किसी का आ रहा है तो इस केस में कभी भी पेशेंट को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेशेंट का 120 से 140 के बीच में सिस्टोलिक आता है और 80 से 90 के बीच में डायस्टोलिक आता है, तो ऐसे केस में ऐसे पेशेंटों को फ्यूचर में कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है इन दिस केस फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केस में पेशेंट को फ्यूचर में कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो यानी कि प्री हाइपरटेंशन यहाँ समझिए, यहाँ पर 90 से 140 नॉर्मल था सिस्टोलिक, और यहाँ सिस्टोलिक कितना देख पा रहे हैं हम, अगर 120 से 140 के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्री हाइपरटेंशन हो जाएगा। और यहाँ 60 से 90 डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज में है, और यहाँ पे कितना है 80 से 90, अगर 80 से 90 की रेंज में आ रहा है तो ये प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में आता है। और ऐसे केस में पेशेंट जो है फ्यूचर में कभी भी हार्ट अटैक से या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर ऐसे पेशेंटों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना खाने पीने पे मेंटेन रखिए, कोई दवा लीजिए, प्री हाइपरटेंशन से बचिए। अगर प्री हाइपरटेंशन आपको मिलता है तो यकीनन आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत फ्यूचर में आएगी ही आएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर इस केस में हम जा रहे हैं तो हमें तुरंत खुद को मेंटेन करना चाहिए, बीपी की शिकायत से बचना चाहिए। और अगर एक बार बीपी की दवा फ्यूचर में कभी भी स्टार्ट होती है तो वो कभी बंद नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। एक बार किसी को भी बीपी की शिकायत अगर आती है तो वो हमेशा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको बीपी की दवा खाना पड़ेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान में तो ऑलमोस्ट 70% पर्सन बीपी और शुगर के ही पेशेंट हैं। उसकी वजह क्या है, हमारे कल्चर में क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। लाइफस्टाइल का मतलब कि सही टाइम पे सोना नहीं है, सही टाइम पे खाना नहीं है, सही खाना नहीं खाना है, हर चीज़ में केमिकल मिल के आ रहा है, हैं। और क्या है, टेंशन भरी ज़िंदगी है। सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत टेंशन वाली ज़िंदगी हो चुकी है। इसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। यानी कि ना सही से खाना है, ना सही टाइम पर सोना है, ना ही हमें फिजिकल वर्क सही से करना है, ना ही हमें अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है। यानी कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। घर पे हैं तब भी टेंशन है, ऑफिस में है तब भी टेंशन है, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी टेंशन है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में ही है हार्ट से रिलेटेड। हार्ट बीपी शुगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब से कोविड आया है तब से तो हार्ट के पेशेंट बहुत ही बढ़ गए। ठीक है, लोग साइको होते जा रहे हैं, लोग टेंशन में जाते जा रहे हैं। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है। यानी कि टेंशन ही टेंशन है। और जितना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारे हार्ट अटैक के चांस बढ़ेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टेंशन भरी ज़िंदगी से बाहर आइए और अच्छी लाइफस्टाइल में रहिए, सही खाना खाइए, सही टाइम पे सोया करिए, सही टाइम पे सब कुछ करिए। तो यकीनन आपकी लाइफस्टाइल अगर सही है तो आप बीपी के पेशेंट नहीं हो सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जो अभी सबसे ज़्यादा सर्दियों में हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं कि वो क्यों हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला ना कि हाइपरटेंशन अगर नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा जाता है बीपी तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कैसे होता है अब हम इसी पे डिस्कस करते हैं, हाइपरटेंशन। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन, या फिर पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोटेंशन पे, क्योंकि हाइपरटेंशन एक बड़ा मसला है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हमें जनरली कब देखने को मिलता है, जब गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, गर्मियों में जनरली हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसकी वजह क्या है, गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आने से
हमारी बॉडी में बीपी कम हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं जब हमें पसीना निकलते रहता है। और पसीना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते, गर्मी पड़ेगी तो पसीना निकलेगा, इस वजह से हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे तो हमारा जो है सोडियम पोटेशियम निकल जाएगा, सोडियम पोटेशियम निकल जाएगा तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। जब बीपी कम होगा तो इस केस में हमें चक्कर वगैरह आएंगे। तो जनरली हम गांव में बोला करते हैं कि नमक का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों में। तो ये सही बात, बिल्कुल सही बात है कि गर्मियों में हमें नमक का पानी इस्तेमाल करते रहने की चाहिए, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलते रहते हैं और हमारा बीपी मेंटेन बना रहता है। ये हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, जो अभी का केस बना हुआ है सर्दियों में। ये हाइपरटेंशन बहुत बड़ी समस्या बन चुका है इस टाइम पे सर्दियों में। अभी सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है, सर्दी बहुत तेज़ होने की वजह से लोगों को अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कानपुर का जो हॉस्पिटल है, कानपुर का जो हैलेट हॉस्पिटल है, उसमें तो ये मानिए कि आज से एक हफ्ते में ही बहुत सारे 500-700 पेशेंट अटैक वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ के सभी हार्ट सेंटर वाले परेशान है कि यार इतना पेशेंट कहाँ से आ गया। ये वजह क्या है? ज़्यादा सर्दी पड़ना। सर्दी ज़्यादा पड़ने से होता क्या है कि हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। अब सर्दी का हार्ट अटैक से क्या रिलेशन है, चलिए अब हम इस पर भी बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसे हम आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी और वेंस। आर्टरी में जो है हमारा प्योर ब्लड सप्लाई होता है और वेंस में हमारा इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट से जो ब्लड बॉडी में जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है। अब आर्टरी के थ्रू जाएगा और वो आर्टरी सर्दियों में उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि सर्दियों में आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से उसका जो है एरिया जो होता है बहुत कम हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो उससे ब्लड जो है उतना फास्ट नहीं निकल पाता है जितना निकलना चाहिए। यानी कि दो केस बनते हैं, एक तो आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाना और दूसरा केस क्या बनता है, सर्दियों में हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाना, ठीक है, कंसंट्रेट हो जाना, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा और हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी तो उस केस में हमारे आर्टरी से ब्लड उतनी स्पीड से नहीं निकल पाता जितनी स्पीड से नॉर्मल निकलना चाहिए। तो उस केस में हमारा बीपी बढ़ने लगता है और बीपी बढ़ते बढ़ते कभी कभी हमें अटैक भी आ जाता है। तो सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बॉडी में जो आर्टरी है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, और नंबर 2 हमारे ब्लड का कंसंट्रेट होना यानी कि गाढ़ा होना। ये दो बड़ी समस्या है। और लोग जनरली हमारे कंट्री में धार्मिक लोग बहुत हैं, कोई लहसुन नहीं खाना पसंद करता है, कोई फिश वगैरह खाना पसंद नहीं करता है। खैर ये अपनी अपनी प्रॉब्लम है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन रियल यही है कि गार्लिक खाने से, यानी कि लहसुन खाते रहना चाहिए। सर्दियों में लहसुन खाते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, हमारा ब्लड पतला होता है। जब ब्लड पतला हो जाएगा और आर्टरी को जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड पतला होगा तो वो आसानी से निकल जाएगा। जब निकलेगा तो हार्ट पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो हार्ट अटैक आने के चांस भी कम रहेंगे। अब हम बात करते हैं सर्दी में करना क्या है हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले तो हम ब्लड को अपना क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि पतला कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम गर्म चीज़ें खा सकते हैं। गर्म चीज़ों में बेस्ट है अभी गार्लिक। जैसे लहसुन होता है उसे हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उससे होता क्या है कि हमारा ब्लड पतला हो जाता है। जब ब्लड पतला हो जाएगा तो आर्टरी से आसानी से निकलता रहेगा। और दूसरी बात, मॉर्निंग टाइम में हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं है। सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उस सर्दी टाइम में हमें मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उस टाइम हमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि एक साइड से तो हम दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तब हम दौड़ते हुए नहीं आते। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में सर्दी बैठती है। जब सर्दी बैठेगी तो हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरी हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। उनका कॉन्ट्रैक्शन होना और ब्लड का कंसंट्रेट होना, यानी कि ब्लड का गाढ़ा होना, दोनों केस बन जाते हैं। उस दोनों केस में हमें प्रेशर हार्ट पे बनने लगता है। और जब प्रेशर हार्ट पे बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा तो आप जानते हैं क्या हो सकता है भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ने से अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक,
कुछ भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नाक से ब्लड आ सकता है, दिमाग से ब्लड, दिमाग में ब्लड नस फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। चेस्ट पे जो है भारी भारी लगता है, ये सब सिम्टम होते हैं बीपी बढ़ने के, ठीक है, या हार्ट अटैक आने की। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, अपने ब्लड को डाइल्यूट रखना है। दूसरा केस, हमें अपनी आर्टरी को कॉन्ट्रैक्शन होने से बचाना है। तो इन दो केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को गर्म रखिए, जिससे हमारी आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके। दूसरी बात, हमें अपने ब्लड को डाइल्यूट रखना है ताकि हमारी आर्टरी से आसानी से ब्लड निकल सके। तो इन दोनों काम को हमें मैनेज करके रखना है। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं। बीपी के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं अगर टेम्परेचर कम है हमारे इन्वायरमेंट का। यानी कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं। और मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो अगर जाते टाइम वॉक कर रहे हैं तो वापस आते भी दौड़ते हुए आएँ, ताकि बॉडी हीटिंग पे रहे। तो सबसे पहली बात ये समझिए, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट इस बात को समझिए कि उनको अपनी बॉडी को हॉट रखना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने से आर्टरी को बचाना है, अपने ब्लड को जो है डाइल्यूट रखना है, कंसनट्रेट होने से बचाना है। और अगर मॉर्निंग वॉक पे जाना भी है तो जब सूरज निकल आए तब जा सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए बेहतर है कि अपने घर पर ही रहें, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और अब देखिए, हाइपरटेंशन है क्या। हाइपरटेंशन अभी हमने बताया ना कि यही हाइपरटेंशन है जो सर्दियों में होता है, और यही हाइपोटेंशन है जो गर्मियों में होता है। ये पसीने की वजह से होता है, ये आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और ब्लड का कंसंट्रेट होने की वजह से होता है, ठीक। इस पे भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, हाइपरटेंशन होता क्या है और हाइपोटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन के केस हमने जनरली बताया सर्दियों में मिलेंगे हाइपरटेंशन के केस, और गर्मियों में मिलेंगे हमें हाइपोटेंशन के केस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है या पहुँचा रहा हूँ, अगर इसमें भी कहीं पे भी किसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है या किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत आई है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी से अच्छी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।